नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वाली खिड़की में आप सभी के सुपरिचित अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, प्रारब्ध के फाउंडर एंड एडिटर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यालोक जी, बहुत बहुत नमस्कार। बंगाल जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी राज्यों में भी जो भी परिणाम आए हैं उन सबकी बधाई, क्योंकि लोकतंत्र का यही पर्व है। तो इसकी बधाई सभी दर्शकों को। राम राम जी। मेरा डायलॉग आपने कहने से पहले बधाई देके उसको उसकी धार कुंद कर दी। मैं कहना चाह रहा था, खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन इस खुशी के साथ कुछ प्रश्न भी आए हैं और मैं बंगाल पर केंद्रित रहूंगा। हालांकि तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का अंत हुआ, एक अध्याय वहां खत्म हुआ। केरलम से वाम शासन गया और इसके साथ पूरे भारत में अब वामपंथी कहीं भी सत्ता में नहीं है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। पुडुचेरी में एनडीए को जगह मिली, असम में हैट्रिक बनी है और हिमंता बिस्वा शर्मा गाजे बाजे के साथ झूम झाम के आए हैं। लेकिन बंगाल ने चमत्कृत किया है। हालांकि हमारा डर था और आपने कई बार प्रारब्ध के मंच पर, व्यालोकवाणी के मंच पर कहा भी कि बंगाल भाजपा जीत रही है, लेकिन फिर भी एक आशंका थी। लेकिन बंगाल ने तो कमाल कर दिया। और तथाकथित, हालांकि वो महिला हैं तो तथाकथित जोड़ने में वो वाक्य और व्याकरण में, मैं इसको रूपकों के माध्यम से कह रहा हूं कि तथाकथित महिला मुख्यमंत्री के राज में जो अत्याचार हुए महिलाओं पर, उनके जाने के बाद जो खुशी मन रही है, एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आगे चुनौतियों और बाकी विषयों पर बात करेंगे। इस क्लिप को जरूर देखना चाहिए दर्शकों कि ममता बनर्जी के जाने से क्या फर्क पड़ा है। हावड़ा ब्रिज पर जय श्री राम का घोष करती भीड़ उमड़ रही है। इन महिलाओं के चेहरे की खुशी देखिए दर्शकों। सिंदूर खेला हुआ है, अबीर गुलाल पोता गया है और ये महिलाएं जिस तरह नाच गा रही हैं, ये ममता बनर्जी के उस दावे को ध्वस्त कर देती हैं कि महिलाएं उन्हें बहुत सम्मान से देखती थी। आगे ऐसे बेशुमार वीडियोस नजर आ रहे हैं जिसमें लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो आप सोचिए कि आतंक और टायरनी का वह शासन कैसा रहा होगा जिसके जाने पर लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं, इस तरह भाव विभोर हो रहे हैं। लेकिन अब अवनीश सर, चुनौतियों पर बात। और पहली चुनौती, जो सबसे छोटी चुनौती है, बाकी चुनौतियां बड़ी हैं, पहली चुनौती मुख्यमंत्री कौन, इसका बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि आगे की चुनौतियां बड़ी हैं। तो पहली चुनौती भाजपा के लिए मुख्यमंत्री कौन। बिल्कुल, इस चुनौती पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बंगाल में क्या रिजल्ट आएगा, जरा इस पर अपनी पुरानी बातों को याद करने का जरूर मन कर रहा है। और न सिर्फ याद करने का मन कर रहा है, बल्कि उसको अपने सुधी दर्शकों के साथ शेयर करने का भी मन कर रहा है। देखिए, बंगाल के बारे में जब भी बात हुई, मैं कभी नंबर्स पर नहीं खेलता। 180, 185, 200, 210 कभी नहीं। किसी भी चुनाव का विश्लेषण हो, मैं नंबर्स पर नहीं जाता, अंक गणित पर नहीं, मैं भाव गणित राजनीतिक रूप से पढ़ने का प्रयास करता हूं। मैंने, आपको याद होगा, बार बार चाहे आपके साथ बात करते हुए प्रारब्ध पर या कहीं भी, बंगाल के बारे में जब भी कोई बात होती थी तो मेरा एक ही रटा रटाया लाइन होता था, जो मैंने कम से कम सैकड़ों बार दोहराया होगा। जब भी पूछा जाता था कि भाई आपको क्या लग रहा है, मैं कहता था, देखिए साहब, मैं बंगाल के चुनावी आदत को जानता हूं और उसी को पढ़ता हूं और उसी को पढ़ता आया हूं। बंगाल कभी किसी को कुर्सी देने के लिए मत नहीं देता, कुर्सी से हटाने के लिए मत देता है, पहली चीज। दूसरा, वो जब किसी को कुर्सी से हटाता है, भले ही एक लंबे समय के बाद, लेकिन फिर उसके बाद वो पूरी तरह उसको साफ कर देता है। 25 साल के बाद कांग्रेस को 25 साल लगे हटाने में, लेकिन हटाया तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। 34 साल लगे लेफ्ट को हटाने में, लेकिन जब लेफ्ट हटाया तो कहीं की नहीं रह गई लेफ्ट। ममता बनर्जी के साथ यही स्थिति हुई। आज ममता बनर्जी को हटाया, हटाने का मन बना चुकी थी, तो ऐसा हटाया कि ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से कहीं की नहीं रही। तो बंगाल से मेरी यही अपेक्षा थी, इसलिए बंगाल ने मुझे चौंकाया नहीं है। हाँ, बस पढ़ने की जरूरत ये थी कि क्या वो बदलने के मूड में आ गया है, सत्ता से हटाने के मूड में आ गया है क्या?
सत्ता से हटाने के मूड में आया है तो परिणाम यही होंगे। हम लोगों ने यही किया और हम लोगों ने घंटे दर घंटे बंगाल में घूमते हुए, बात करते हुए महसूस करना शुरू किया कि अरे नहीं, ये हटाने के मूड में आ चुका है, ये बोल रहा है, अरे ये हटाएगा, और ये करते-करते अचानक उसने पहले फ़ेज़ में हटा दिया, दूसरे फ़ेज़ में हटा दिया और कल परिणाम हमारे सामने आ गए। तो बड़ा बंगाल के मतदाता ने ऐतिहासिक रूप से अपने उसी पॉलिटिकल और मतदाता वाले डीएनए को रिपीट किया है। बंगाल ने कुछ भी नया नहीं किया है। हम आप अपनी पीठ इसलिए ठोकें, हमारे दर्शक हमें इसलिए एप्रिशिएट करें कि हमने अपनी सही नाक लेके सूंघने का वो काम किया कि हाँ, पलटने के मूड में आ चुका है। तो बीजेपी ने जो नारा दिया था, पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, अब यहां पर खेल आता है। उसने जब भी किसी को हटाया है तो कौन सत्ता में आएगा, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता रहा कि कौन तैयार है ओन करने के लिए कि यस मैं विकल्प हूं। कांग्रेस के सामने लेफ्ट विकल्प था, लेफ्ट के सामने ममता विकल्प 11 में, और इस साल जब आया तो ममता के सामने कांग्रेस सॉरी बीजेपी। तो कई बार लोगों ने मेरी बात को बुरा माना। मैंने जब कहा कि ममता हार रही है, बीजेपी जीत नहीं रही है, ममता के हारने का बाई प्रोडक्ट है कि बीजेपी जीत जाए। ये बंगाल का राजनीतिक चरित्र है। तो ये रहा परिणाम की बात। अब आते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी वाकई इस मामले में पार्टी में डिफरेंस है, अनएक्सपेक्टेड है। हम इन्हें नहीं पढ़ सकते। ये वो संगठन है कहता है कि ये देखो दक्षिण से अभी आएगा गूलर, और पता चला यहां पीछे ठीक विपरीत दिशा से गूलर आके टूट जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को 3-4 नामों पर अगर बात कर लें, मैंने लगातार देखा, हम सबने महसूस किया, और हमेशा दो तरफा होता है। हमेशा 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें। शुभेंदु अधिकारी पहला वो नाम है जिनको पार्टी बिना घोषित किए एक तरह से बंगाल का सरदार बना के सड़क पर उतारती रही। शुभेंदु अधिकारी भी बड़े आराम से नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ सकते थे, जीत सकते थे। उनको भवानीपुर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अमित शाह जी ने ये कहा कि शुभेंदु केवल नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने इनसे कहा कि आपको भवानीपुर भी लड़ना है दादा। तो शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से वो पहले चेहरे हैं जो पार्टी की तरफ से भी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, बिना कहे, और किए जाते रहे। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी ने आगे बढ़ के इसे ओन किया। शुभेंदु अधिकारी ने पूरे विश्व को, पूरे भारत को, ब्रह्मांड को, सबको ये बताया कि बंगाल में हिंदू जागरण हुआ है और हिंदुओं ने सबक सिखाया है। बंगाल की यही समस्या है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और भी समस्या है। तो पहला नाम ये दिलीप घोष जी का नाम, अनुभव के सांगठनिक अनुभव, उसके बाद नागपुर कनेक्शन, ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा अगर, हालांकि मैं उसे इतना महत्व नहीं देता कि चूंकि वहां पर आपने मतलब आपने तो पहले ही तथाकथित महिला कहा, तो हम महिला निवर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक महिला मुख्यमंत्री दे के बैलेंस करने की क्या जरूरत, जब वो तथाकथित महिला है। भाई हमारे यहाँ तो थर्ड जेंडर भी उनको भी प्रणाम है, लेकिन अगर वो तथाकथित महिला है तो फिर मुझे नहीं लगता कि महिला, लेकिन फिर भी आप रूबा गांगुली जी के बारे में बात कर सकते हैं, अग्निमित्रा पाल के बारे में बात कर सकते हैं, शमित भट्टाचार्य एक नाम है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कयास लगाएंगे तो कल ताना सुनेंगे कि आप लोग बैठ के 5 नाम गिनाए, देखिए 6वां 7वां 8वां नाम आ गया। तो मुझे लगता है कि ये संगठन पर छोड़ना चाहिए। लेकिन जनता के नजर में, मेरी नजर में, मेरी निजी चॉइस, और मुझे लगता है कि सबकी चॉइस एक तेवर के साथ आने वाले शुभेंदु अधिकारी वो पहली पसंद है। बाकी अब नेतृत्व की कौन पसंद है, ये तो नेतृत्व जाने। इसीलिए मैंने इसको सबसे छोटी चुनौती बताया था। बड़ी चुनौतियों पर बात करते हैं। बड़ी चुनौती घुसपैठ, और इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बंगाल सामान्य राज्य नहीं है, इसको आप गाजे बाजे से कई बार कह चुके हैं। हम लोग भी मानते हैं कि बंगाल सामान्य राज्य नहीं है, घुसपैठ की भयंकर समस्या से ग्रस्त है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का भी वो अड्डा है। बंगाल की खाड़ी में जो हो रहा है, अभी निकोबार में जो होने जा रहा है, तमाम चीजों को लेके घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। और मुस्लिम तुष्टीकरण को
जिन ऊंचाइयों पर ममता बनर्जी ने पहुंचाया कि उनका नाम ही ममता बानो कई बार लोगों ने रख दिया या मुमताज बानो रख दिया, और हिंदू दमन जिस तरह से हुआ है, चाहे वो संदेश खाली हो, मुर्शिदाबाद हो, बांकुड़ा हो, मालदा हो, इन दो समस्याओं से भाजपा कैसे निपटेगी, भाजपा का नेतृत्व कैसे निपटेगा? क्योंकि अगर बंगाल में, मेरा मानना है कि अगर इन्होंने सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई और बहुत लौह दंड से अगर इन दोनों समस्याओं को नहीं टैकल किया, तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी क्या राय है, अवगत करें जी। बिल्कुल। व्यालोक जी देखिए, जो मैं एक बात कहता हूं कि जैसे यूपी और बिहार सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वोट देने के एटर्न पैटर्न के तौर पर काफी, जैसे होता ना चचा जात भाई, यूपी बिहार यूपी बिहार, काफी सिमिलरिटी। तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश ने एक सही रास्ते पर चलना शुरू किया तो हम सबकी अपेक्षा होती थी कि बिहार, तो बिहार ने वो काम कर लिया। मैं इसी तरह असम और वेस्ट बंगाल को देखता हूँ, चाहे वो बॉर्डर वाली समस्या हो, चाहे घुसपैठ वाली समस्या हो। एक जगह 40% मुस्लिम आबादी, दूसरी तरफ 35% कही जाती है, और खुद 40% का आंकड़ा तो हेमंता बिश्व शर्मा ने दिया कि बांग्लादेशी मूल के लोग हमारे यहाँ हैं। घुसपैठिया नहीं है 40%, मतलब बांग्लादेशी मूल के हैं, डीएनए वाला बांग्लादेशी। जो जय बांग्ला, माँ माटी मानुष, ये सारे जो बांग्लादेशी नारे ममता बनर्जी ढोती रही यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो बंगाल में आप देखिए किस तरीके से, आपने कहा कि सॉफ्ट लाइन लेंगे तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा को दी गई स्वतंत्रता जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्र सरकार ने दे रखी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर के तेल में कहीं कोई कमी कर दी जाती है, या हेमंता के उस तेवर में, उस एक्शन में कहीं कोई कमी कर दी जाती है। तो समस्या अगर एक जैसी है असम की और बंगाल की, तो मुझे लगता है कि हार्ड लाइन ही ली जाएगी, कोई सॉफ्ट लाइन और कोई बैलेंसिंग और कोई बाबू मोशाय इस तरह की कोई डिसीजन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर ये देखिए कि वहां मल्टीपल समस्याएं हैं, सड़क, नाली, पुल पुलिया, बजबजाती नालियां, केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, फिर पे कमीशन का वो, तो ये तो होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम बाकी जिनको की करना है, और एक ये लंबा काम है साहब, बहुत लंबा काम है। तो एक ये प्रशासनिक क्षमता जिसमें चाहिए, जिसमें डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें डबल इंजन सरकार की तरह से वो काम करने की क्षमता चाहिए। दूसरा, बड़े डिसीजन जो घुसपैठ वाले हैं, जो और बॉर्डर इश्यूज हैं, जो फेंसिंग का मामला है, तो इसमें तो वही डबल इंजन का कॉन्सेप्ट चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी स्मूथ फंक्शनिंग होगी। तो और बीजेपी कम से कम इस नेचर की पार्टी है कि वो अपने लोगों से कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, तो वो सही मोहरे सही जगह प्लेस कर देती है। अभी मैंने उदाहरण दिया ना सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें लगा कि नहीं, इनको अब सेंटर में जरूरत है, यहाँ चाहिए हेमंता। तो निश्चित तौर पर, और एक चीज और बताऊं, घुसपैठ की समस्या को अब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं दूसरी बार जीत के आए मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की बात आपको बता रहा हूं, जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में कही। तकनीकी रूप से घुसपैठियों को आप समझ सकते हैं, उन्होंने खुद समझाया कि भाई साहब, हमको जयशंकर जी से कहना पड़ेगा, फिर पीएमओ के जरिए जयशंकर जी भेजेंगे लेटर बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले उनको अपना नागरिक मानेगा, नहीं मानेगा तो हम लेके यहाँ ढोते रहेंगे, वो प्रक्रिया दुरूह है। हालांकि उसके बाद तलब भी कर लिया गया हाई कमिश्नर को हमारे बांग्लादेश में, उन्होंने कहा भाई हम रात में ढुका देता है, पहले फुसला के बुलाता है, 20-30 दिन बिरयानी खिलाता है, उसके बाद धीरे से एक दिन रात में लुंगी उठा, सॉरी मतलब वो जब देखता है कि वहां पर कोई बॉर्डर पर नहीं है तो धीरे से ढुका देता है। तो ये एक तरीका होता है। तो निश्चित तौर पर ये मिक्स बैग होगा, और इसको करने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसा तेवर बिल्कुल जरूरी है। तो मैं तो सीधे तौर पर देख रहा हूं कि इन चीजों को इस तरह से मिक्स बैग लेके चलना होगा। अब आते हैं भाईजानों का इलाज। देखिए साहब, जब वहां का केंद्रीय नेतृत्व, जब वहां का बंगाल का स्थानीय नेतृत्व वो कहता है कि सुबह टांगूंगा और शाम तक फैसला कर दूंगा, हेमंता मॉडल लागू करूंगा, योगी आदित्यनाथ मॉडल करूंगा, लागू करूंगा। अब इसमें केंद्र की सहमति कहां से आती है टॉप लीडरशिप की, वो मैं आपको बताता हूं, बरामद करिए।
प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा ताना किस बात पर मारा जाता है? मैं भी मार चुका हूं कई बार कि साहब देखिए बड़े आदमी हैं आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या, सास बहू जो भी हो, ये नहीं चलता। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान वेस्ट बंगाल में इस अपने नारे को किस रूप में बदला? सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब। अभी आपने जो जिस वीडियो का जिक्र किया, महिला रो रही थी, वहां क्या कहा? प्रधानमंत्री ने भी कहा है सबका हिसाब। हिसाब है। 6 गारंटियां अगर मोदी जी की लीजिए, उसमें तीसरी गारंटी क्या थी? महिलाओं के खिलाफ हुए सभी अत्याचारों की फाइलें खुलेंगी। तो ये कमिटमेंट केवल स्थानीय स्तर का नहीं है, ये कमिटमेंट निश्चित तौर पर केंद्र का भी है। और गृह मंत्री, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है कि एक तरफ अमित शाह जी का फोटो लगाया है, दूसरी तरफ है शुभेंदु अधिकारी। मैं ये नहीं कहता कि वही मुख्यमंत्री है, वो तो पार्टी डिसीजन है, लेकिन एक ये कलेक्टिव डबल इंजन ही हर समस्याओं का वो वहां समाधान करेगा। और एक एक फैसले में कोई अब यहाँ पाखंड न बतियाए, मैं कोई उम्मीद नहीं करूंगा कि साहब फिर स्वतंत्रता कैसे होगी, एक मुख्यमंत्री को काम करने देना चाहिए, ऐसा नहीं भाई। बंगाल कोई सामान्य राज्य नहीं है, वहां पल पल पर केंद्र के साथ समन्वय, उनके इंस्ट्रक्शंस। अब वो इंस्ट्रक्शन सड़क नाली खड़ंजा पुलिया और बिजली देने पे नहीं, राशन देने पे नहीं, जो और इस तरह के गंभीर चीजें हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कह चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है डेमोग्राफी को दुरुस्त करने का। तो वो काम क्या बिना केंद्र के सहयोग के होगा? तो मुझे लगता है कि एक पूरा प्लान केंद्र ने तैयार किया हुआ है, उसे वो बंगाल में अप्लाई करेंगे। और कम से कम आज की भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो 2014 से अब तक चल के आया है, जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा करता है। तो जी। बंगाल ने भाजपा पर और अगर भरोसा जताया है, तो बंगालियों ने यही सोच के भरोसा जताया है और उनको डिलीवरी होगी। जी, और आपने जो भाईजानों के बारे में कहा, तो कुछ वीडियोस आने लगे हैं अलतकिया के, और जो मीम में ममता बनर्जी को कई लोग बगदीदी भी लिखते हैं, तो बगदीदी के जाने के बाद वही उसी तरह के मीम्स आ रहे हैं और वीडियोज आ रहे हैं जहां वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, शुभेंदु जी को बहुत शुभकामनाएं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। ये देश हम सब का है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि अब संदेश खाली में गर्दनें नापी जाएंगी। और दर्शकों, श्रोताओं, इसके अलावा एक चलते चलते अवनीश जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में, क्या चुनौती थी? लॉ एंड ऑर्डर पहली चुनौती। बंगाल में भी वो होगी और बंगाल में ज्यादा होगी, क्योंकि टीएमसी अपनी बची खुची ताकत के साथ दंगे करने, डिरेल करने की पूरी कोशिश करेगी। कम से कम 1 से 1.5 साल तो इसको पटरी पर लाने में लगेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, इसको इसी तरह देखता हूं जैसे रिजल्ट आने के बाद बंगाल की पुलिस के व्यवहार में, आचार में परिवर्तन देख रहा हूं। साहब वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। देखिए साहब, ऐसा है कि राजनीतिक सत्ता जिस तरफ सोचती है, जैसा चलती है, निजाम उसी तरफ चल देता है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बम बम बोल रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को बर्खास्त कर दिया था और नहीं भर्ती की? नहीं ना, सब वही है ना। चाहे नौकरशाही हो, चाहे कर्मचारी हो, सब वही हैं। बदला क्या? राजनीतिक नेतृत्व और उसके अपनी प्रायोरिटीज। तो मशीनरी वही होगी, डंडा वही होगा, अंग बदल जाएंगे। कभी किसी और दूसरे का अंग विशेष डंडे के सामने हुआ करता था, आज बदल गई स्थिति, अब सच के साथ होगा। तो इसमें ये कोई बड़ी समस्या नहीं, आका चाहे साहब, सब सही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये चीजें, बंगाल के आंतरिक चीजों को लेके मैं उतना ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस कर रहा हूं। वो तो सुधार लेंगे, आप जी। बड़े आराम से सुधार लेंगे। एक सिपाही सुधार देता है, सर सुधार रहा है, ऐसे भी सैकड़ों वीडियोज आपके सामने। बंगाल को मैं एक सामान्य प्रदेश नहीं मानता भाई, वो जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश है।
लोग कहते थे कि राइट। जम्मू कश्मीर बन रहे जा रहा है, अरे वो चचेदात भाई है भाई पंजाब का, क्योंकि उधर पाकिस्तान बना मेनलैंड और इधर ईस्ट पाकिस्तान बना। तो आप जो है अचानक आपको जो है अमार सोनार बांग्ला और बांग्लादेश हम लोग वो है, अरे ईस्ट पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश के रैपर में उठा के आपको दे दिया, कहा नहीं नहीं वहां तो हमारे दोस्त रहते हैं। अरे नहीं रहते भाई दोस्त। और एक अंतिम बात, एक चीज बताऊं आपको, ये जो अलतकिया वाली बात आपने कहा ना कि अब आने लगे हैं मधुर मधुर गुलाल पोत के, भाई साहब सनातनी लौंडे जरा सख्त हो गए हैं, पिघलते नहीं, नहीं राइट। पिघलते। और दर्शकों श्रोताओं, हमने ये छोटी सी बातचीत की, लेकिन बंगाल में क्या बदला है, जाते जाते ये साभार वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बंगाल में बहुत कुछ बदला है और ये वीडियो देखे बिना তারকেশ্বরে একটি উচ্চ ফলনশীল আলোক স্তরের গবেষণাগার স্থাপনের জন্য তারকেশ্বরে পৃথিবীর রাষ্ট্রী সৌর পাম্পের বিপুল পরিমাণে অত্যাচারের বদলা হবে, অত্যাচার যা করেছে এবার বদলা হবে, এবার বদলা হবে, কাঁদবেন না, একদম কাঁদবেন না, বদলা হবে, বদলা হবে। यहीं पर ये बोल रहे हैं कि ए बार बदला होवे, प्रधानमंत्री ने ये कहा है। জানি আমি সব हिसाब हो गए, हिसाब हो गए। কাঁদবেন না। আরে পায়েটা রেখে আমি শপথ দিচ্ছি, যারা ये बदला है बंगाल में, ये भावुक करने वाला वीडियो है। इसलिए अब इसके बाद मैं केवल आपसे विदा मांगूंगा। एक छोटे विराम के बाद फिर हम लोग आएंगे। व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। जय जय सिया राम। और जय सोचिए जय श्री राम। कि प्रणाम। बंगाल में क्या बदला है।